आज हम एक नए चैप्टर की बात करेंगे और वह चैप्टर है ओपेरॉन मॉडल। क्या नाम है? ओपेरॉन मॉडल। तो अपन एक सामान्य सी चर्चा करें कि आज सच बताऊं ऐसा लग रहा है कि हमारे स्टूडेंट सामने बैठे हैं और हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसी मॉडल से जुड़ी हुई घटना है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। बता दूं मैं तुम्हें कि सोचें एक बात को कि एक इंटेलिजेंट व्यक्ति और क्लास में सबसे कम नंबर पाने वाला बच्चा, उनमें क्या अंतर है? वो मॉर्फोलॉजिकली सेम दिखते हैं आपको। दोनों में भगवान ने या प्रकृति ने दोनों में प्रत्येक कोशिका में आप जानते हो 46 क्रोमोसोम दिए हैं और दोनों में जो डीएनए की मात्रा है लगभग इक्वल होती है। तो अपन कहें कि इंटेलिजेंट और क्लास में सबसे लोअर बच्चा जो सबसे कम अंकों को प्राप्त करता है, उनमें सबसे बड़ा अंतर है कि जो इंटेलिजेंट बच्चा है या बच्ची है उसमें जीन एक्टिव होते हैं, उसके मोस्ट ऑफ जीन एक्टिव होते हैं। और जो बच्चा कम अंक प्राप्त करता है उनमें पढ़ाई वाले जो जीन हैं वो इनएक्टिव होते हैं या अन्य गतिविधियों के जीन हो सकता है उसके एक्टिव हो। तो हम अपन बात करें कि एक सामान्य मनुष्य और भगवान में क्या अंतर है, तो अपन कह सकते हैं कि भगवान के सभी जीन एक्टिव होते हैं, हमारे शरीर के जीन एक्टिव नहीं होते। जीन मतलब क्या? जीन को मैंने बताया आपको कि कहाँ होते हैं? क्रोमोसोम में होते हैं। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो जीन है डीएनए का एक टुकड़ा जो एक निश्चित एंजाइम या प्रोटीन को बना सकता है, उसे कहते हैं जीन, ठीक है। तो हम ये कहें कि मान लीजिए किसी एंजाइम, हमने आज भोजन किया, अभी भोजन किया, तो निश्चित है हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम निकलने लगेंगे। और डाइजेस्टिव एंजाइम को कौन निकालने के लिए प्रेरित किया? जीन। और हमारे स्टमक में भोजन नहीं है तो गैस्ट्रिक जूस से निकलने वाले एंजाइम नहीं निकलेंगे। यदि स्टमक में भोजन है तो गैस्ट्रिक जूस से निकलने वाले एंजाइम निकलेंगे। तो मैं आपसे कहूँ कि जब हमारे पेट में या स्टमक में भोजन है तो जीन क्रियाशील होंगे। कौन से जीन? जो गैस्ट्रिक जूस में मिलने वाले एंजाइम को निकालते हैं। यदि मान लीजिए स्टमक में भोजन नहीं है तो वह जीन अक्रिय होंगे, अक्रियाशील होंगे, अर्थात उससे प्रोटीन या एंजाइम नहीं बनेंगे। तो अपन बात करें ओपेरॉन मॉडल। ओपेरॉन मॉडल को कहते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन। एक और नाम क्या है? रेगुलेशन ऑफ जीन। रेगुलेशन ऑफ जीन, इसका क्या मतलब हुआ आप समझो। रेगुलेशन ऑफ जीन का मतलब हुआ कि हमारे शरीर में जितने भी जीन पाए जाते हैं गुणसूत्र में, वह सभी जीन एक समय क्रियाशील नहीं होते। हमारे शरीर को जिस एंजाइम या प्रोटीन या हार्मोन की जरूरत है तो वह जीन एक्टिव होगा। यदि एंजाइम या प्रोटीन या हार्मोन की जरूरत नहीं है तो वह जीन इनएक्टिव होगा। इसे कहते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन। क्लियर? मतलब जीन की क्रियाविधि का नियमन। तो जीन की क्रियाविधि का नियमन आपकी बॉडी की आवश्यकता के अनुसार होगा। बॉडी को कोई प्रोटीन की आवश्यकता है तो जीन सक्रिय होगा, यदि प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है तो जीन निष्क्रिय होगा। इसी संबंध में प्रोकैरियोटिक में ओपेरॉन मॉडल दिया गया जिसे रेगुलेशन ऑफ जीन कहते हैं, या लैब ओपेरॉन भी उसका नाम है, जिसे दिया है जैकब और मोनार्ड ने 1961 में। ओपेरॉन मॉडल किसने दिया? जैकब और मोनार्ड ने। इस वर्ष 12th के एग्जाम में यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न आया था। तो आप जानते हो कि प्रोकैरियोटिक ये बैक्टीरिया का डीएनए, देखें यहाँ बैक्टीरिया के डीएनए में सर्कुलर डीएनए है, आप देखें प्लाज्मिड है और ये इसका इतना भाग टुकड़ा है, इतना टुकड़ा। इस टुकड़े को कहेंगे लैब ओपेरॉन। हमने नहीं कहा, जैकब और मोनार्ड ने। जब इस डीएनए के टुकड़े को देखा गया तो इसमें 4 जीन मिले। वो जीन थे जिसे मैं सिंबल लिख लिया हूँ, आप पूरा बात जाने। आर का मतलब रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर एंड स्ट्रक्चरर। क्या क्या? रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर एंड स्ट्रक्चरर। तो ये जो 4 जीन हैं वो कहाँ से मिले हैं? इस डीएनए का जो सर्कुलर भाग था उसका एक छोटा सा टुकड़ा। तो एक प्रयोग 60 में आप समझते हैं
जो मैं बताऊं तुम्हें कि जैकब और मोनार्ड महोदय ने एक बैक्टीरिया था, उसको कल्चर मीडिया में डाला। कल्चर मीडिया माने पोषक पदार्थ में उस बैक्टीरिया को डाला, जिसका नाम था बैक्टीरिया का इकोलाई। इकोलाई को उसको पोषक माध्यम में उसने डाला, और उस पोषक माध्यम में यदि वो लैक्टोज डाल दे, क्या डाल दे? लैक्टोज, तो उस बैक्टीरिया के जीन से बीटा गैलेक्टोसाइटेज एंजाइम बनने लगेगा। और यदि मान लीजिए वो लैक्टोज पोषक पदार्थ में ना डाले तो उस इकोलाई के जीन से बीटा गैलेक्टोसाइटेज एंजाइम नहीं बनेगा। ठीक है, तो लैक ओपेरान का मतलब है, लैक का अर्थ है लैक्टोज। लैक्टोज को विघटित करने वाला एंजाइम, लैक्टोज को विघटित करने वाला एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसाइटेज। क्या करेगा? हमने क्या बताया आपको, प्रयोग क्या बता दिया, जल्दी से आप समझो कि यदि क्या डाला उसने? लैक्टोज डाल दिया। इसने जैकब और मोनार्ड ने कहाँ डाला? एक ऐसे माध्यम में, ठीक है, एक ऐसे माध्यम में क्या डाल दिया? लैक्टोज। ठीक है, एक छोटा सा प्रयोग देख लें आप। ये मान लो पोषक पदार्थ था और ये मान लो इकोलाई। तो इकोलाई को उसने क्या दे दिया? देखें, इकोलाई को कौन से माध्यम में डाल दिया? लैक्टोज युक्त माध्यम में डाल दिया। लैक्टोज आप जानते हो कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो लैक्टोज डाल दिया तो इसके अंदर, इसके गुणसूत्र से, इसके जीन से क्या बना? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम लैक्टोज, याद रखें कि इकोलाई जो है लैक्टोज को पोषक पदार्थ के रूप में नहीं लेता, वह लैक्टोज को विघटित कर देगा किसमें? ग्लूकोज और गैलेक्टोसाइडेज। ग्लूकोज किसमें तोड़ दिया? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। तो आप साइड में समझ लें कि एक व्यक्ति इकोलाई को लैक्टोज दिया गया तो उसके डीएनए से, डीएनए मीन्स समझ रहे हो ना बात को, उसके जीन से कौन सा एंजाइम बनने लगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। यह बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम लैक्टोज को किसमें तोड़ दिया? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। और ग्लूकोज और गैलेक्टोज को पोषक पदार्थ के रूप में इकोलाई ग्रहण कर। यदि मान लो लैक्टोज नहीं दिया गया, क्या नहीं दिया गया? लैक्टोज नहीं दिया गया, तो उसके जीन से क्या नहीं बनेगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं बनेगा। यदि उसको लैक्टोज नहीं दिया गया तो क्या नहीं बनेगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम उस जीन से नहीं बनेगा। मतलब जीन की क्रियाविधि का नियंत्रण किससे हो रहा है? लैक्टोज से। किससे? सॉरी, लैक्टोज से। लैक्टोज दिया गया तो जीन क्रियाशील होंगे, लैक्टोज नहीं दिया गया तो जीन क्रियाशील नहीं होंगे। ठीक है, तो इसी लैक्टोज को विघटित करने वाला जो जीन है, लैक्टोज को विघटित करने वाला या लैक्टोज देने से जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जिस जीन से बना, उस जीन का विश्लेषण किया गया तो उसमें 4 छोटी छोटी जीन होती हैं, जिनका नाम है रेगुलेटर, प्रोमोटर, ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल। और इन चारों जीन को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? लैक ओपेरान। लैक का मतलब है लैक्टोज। क्लियर? अब आप समझो कि ये जो पूरा सिस्टम है ओपेरान मॉडल, यह 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट इसका पार्ट है इंड्यूसबल सिस्टम। इंड्यूसबल सिस्टम का अर्थ है प्रेरणादायी तंत्र। प्रेरणादायी का अर्थ है कि टीचर भी एक इंड्यूसर होता है, प्रेरणा देता है, प्रेरणा का काम करता है, आपके जीन की क्रियाविधि को स्टिमुलेट करता है, जीन को जागृत करता है। ठीक है, तो इस प्रेरणादायी तंत्र में आप देखें कि जैकब और मोनार्ड ने उसको लैक्टोज दिया। क्या दिया था? लैक्टोज।
तो उसका जो जीन था उससे बीटा गैलेक्टोसाइटेज एंजाइम बनने लगा था। तो यहाँ इंड्यूसर का काम कौन करता है? यहाँ इंड्यूसर का काम कौन करेगा? इंड्यूसर का काम किया लैक्टोज ने। इंड्यूसर का काम कौन किया? लैक्टोज ने। तो इस प्रकार ऐसा सिस्टम जिसमें इंड्यूसर को देने से या लैक्टोज को देने से जीन की क्रियाविधि प्रेरित होती है तथा इंड्यूसर को नहीं देने से जीन की क्रियाविधि अवरुद्ध हो जाती है, अर्थात बीटा गैलेक्टोसाइटेज एंजाइम नहीं बनता, तो ऐसे तंत्र को कहते हैं इंड्यूसबल सिस्टम। ठीक, क्लियर है? इंड्यूसबल सिस्टम में दो भाग हो गए। पहला होगा व्हेन इंड्यूसर आर प्रेजेंट, जब लैक्टोज हमने दिया था, और दूसरा है जब हमने लैक्टोज नहीं दिया था, अर्थात इंड्यूसर एब्सेंट। तो इंड्यूसबल सिस्टम में जब हमने इसके दो भाग कर दिया, व्हेन इंड्यूसर आर प्रेजेंट, व्हेन इंड्यूसर आर एब्सेंट। तो व्हेन इंड्यूसर आर प्रेजेंट देखें, जब हमने लैक्टोज दिया, तो याद रखें आप इनके काम पढ़ने हैं, रेगुलेटर, प्रोमोटर, ऑपरेटर एंड स्ट्रक्चरल के, मैं साइड में काम बता देता हूँ। रेगुलेटर याद रखेंगे, इंड्यूसबल सिस्टम में या प्रेरणादायी तंत्र में रेगुलेटर के जीन के द्वारा हरदम बनता है एक्टिव रिप्रेसर। एक्टिव रिप्रेसर को हिंदी में कहते हैं सक्रिय दमन कर, दमन कर। तो रेगुलेटर के जीन के द्वारा क्या बना? एक्टिव रिप्रेसर। चाहे इंड्यूसर हो या ना हो, इंड्यूसबल सिस्टम में बता दें आप, रेगुलेटर जीन के द्वारा हमेशा क्या बनता है? एक्टिव रिप्रेसर। अब इस एक्टिव रिप्रेसर से किसकी क्रिया हुई? इंड्यूसर। इंड्यूसर मतलब लैक्टोज। हमने जब लैक्टोज दिया तो एक्टिव रिप्रेसर की क्रिया जब इंड्यूसर से हुई तो उस एक्टिव रिप्रेसर को क्या कर देगा? इनएक्टिव। क्या कर दिया? इनएक्टिव। जब मैंने क्या हो गया बताएं आप मुझे? अक्रिय दमन कर कैसा हो गया? अक्रिय। जब ये अक्रिय हो जाएगा, कैसे हुआ है? इंड्यूसर ने कर दिया। जब अक्रिय हो जाएगा तो याद रखना ऑपरेटर जीन के द्वारा क्या बनेगा? मैसेंजर आरएनए। क्या बन गया? मैसेंजर आरएनए। और मैसेंजर आरएनए के बनने के साथ ही स्ट्रक्चरल जीन से क्या बन जाएगा? प्रोटीन या एंजाइम, अर्थात बीटा गैलेक्टोसाइटेज एंजाइम बन गया। कब बना? जब लैक्टोज हमने दिया। जब लैक्टोज नहीं दिया तो क्या हुआ? देखना, रेगुलेटर जीन के द्वारा एक्टिव रिप्रेसर बना। यह एक्टिव रिप्रेसर क्या कर दिया? जाके देखना, ऑपरेटर जीन को ब्लॉक कर दिया, इसके ऊपर जाके चिपक गया। जब ऑपरेटर जीन के ऊपर चिपक गया तो उससे मैसेंजर आरएनए का निर्माण नहीं होगा, नो मैसेंजर आरएनए फॉर्मेशन। जब मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगा तो एंजाइम या प्रोटीन का भी निर्माण नहीं होगा, अर्थात बीटा गैलेक्टोसाइटेज एंजाइम नहीं बनेगा जब हमने इसको लैक्टोज नहीं दिया। तो प्रेरणादायी तंत्र में इंड्यूसबल सिस्टम में दो तंत्र हुए, जब इंड्यूसर प्रेजेंट होता है, जब इंड्यूसर एब्सेंट होता है। ठीक है, क्लियर? अब आते हैं दूसरा है रिप्रेसिबल सिस्टम। रिप्रेसिबल सिस्टम को हिंदी में कहते हैं दमन कर तंत्र। क्या कहते हैं? दमन कर तंत्र। क्या कहते हैं? दमन कर तंत्र। उसने एक दूसरा प्रयोग किया। किसने? जैकब और मुनार्ड ने। वह दूसरा प्रयोग क्या था? देखें आप, दूसरे प्रयोग में उसने क्या किया कि इकोलाई एक अमीनो एसिड है जिसका नाम है हिस्टिडीन। इकोलाई, क्या मैं बोल रहा हूं? इकोलाई बैक्टीरिया का नाम है। यह किसका संश्लेषण करता है? स्वयं हिस्टिडीन। हिस्टिडीन का संश्लेषण स्वयं करता है। कौन? इकोलाई। ठीक, क्लियर? उसके जीन उस अमीनो एसिड को स्वयं निर्मित करते हैं। ठीक है। अब क्या हुआ कि मान लीजिए यहाँ चित्र में देखें, यदि दिख रहा है तो बता देंगे आप मुझे, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं। ये मान लो इकोलाई था, हिस्टिडीन स्वयं बनाता है, यदि इसे पोषक माध्यम में क्या दे दिया हमने? हिस्टिडीन।
क्या दे दिया? हिस्टिडीन। हिस्टिडीन वो स्वयं निर्मित करता है, लेकिन हम उसको पोषक माध्यम के द्वारा क्या देते हैं? हिस्टिडीन। तो वह जीन जो हिस्टिडीन अमीनो एसिड का संश्लेषण स्वयं करता था, वह जीन निष्क्रिय हो जाएंगे, अक्रिय हो गए। ठीक है, तो इसमें जीन की क्रियाविधि का दमन किया गया, जीन की क्रियाविधि को रोका गया। किसके द्वारा? हिस्टिडीन अमीनो एसिड के देने से। तो आप बताएंगे रिप्रेसिव सिस्टम क्या है? रिप्रेसिव सिस्टम वह सिस्टम है जिसमें जीन की क्रियाविधि का दमन किया जाता है। आप उदाहरण देंगे कि इकोलाई स्वयं हिस्टिडीन अमीनो एसिड का संश्लेषण करता है, लेकिन यदि हिस्टिडीन अमीनो एसिड उसको बाहर से दे दिया जाए तो, बोले आप मुझे, तो वह जीन निष्क्रिय हो जाएगा जो हिस्टिडीन अमीनो एसिड को बनाता है। ठीक, क्लियर ना? अब आप एक बात समझेंगे ध्यान से कि हिस्टिडीन यहाँ, अब आप बात समझेंगे, इसकी भी दो सिस्टम हो गए रिप्रेसिव सिस्टम के। फिर यहाँ हिस्टिडीन याद रखना को-रिप्रेसर कहलाता है। क्या कहलाता है? को-रिप्रेसर। क्या कहलाएगा? को-रिप्रेसर। इस चित्र में समझ जाएगा। याद रखना रिप्रेसिव सिस्टम में रेगुलेटर जीन के द्वारा हमेशा इनएक्टिव रिप्रेसर बनता है। क्या बनता है? इनएक्टिव। जबकि आपने पढ़ा इसके पहले कि इंड्यूसिव सिस्टम में रेगुलेटर जीन के द्वारा हमेशा एक्टिव बनता है। इसमें क्या बनेगा? इनएक्टिव। तो मैंने लिखा व्हेन को-रिप्रेसर हिस्टिडीन प्रोजेक्ट, जब उसको हमने हिस्टिडीन दे दिया तो देखिए कैसा हुआ। रेगुलेटर जीन के द्वारा हमेशा क्या बना? यहाँ रिप्रेसिव सिस्टम में क्या बनता है? इनएक्टिव। बता चुका मैं आपको। यह इनएक्टिव रिप्रेसर को यहाँ क्या कहते हैं? एपो रिप्रेसर। क्या कहते हैं? एपो रिप्रेसर। क्या कहेंगे? एपो रिप्रेसर। इनएक्टिव रिप्रेसर का नाम रिप्रेसिव सिस्टम में एपो रिप्रेसर है। यह किससे मिल गया? को-रिप्रेसर। को-रिप्रेसर के रूप में यहाँ हमने कहा क्या है? हिस्टिडीन। क्या है? हिस्टिडीन। जब हमने हिस्टिडीन दे दिया तो इनएक्टिव रिप्रेसर, जिसका दूसरा नाम यहाँ एपो रिप्रेसर है, इसकी क्रिया किससे हो रही है? को-रिप्रेसर और को-रिप्रेसर के रूप में यहाँ हिस्टिडीन। दोनों की क्रिया से जो इनएक्टिव रिप्रेसर है वो क्या हो जाएगा? एक्टिव। जब एक्टिव हो जाएगा तो मैंने बता दिया क्या ऑपरेटर जीन ब्लॉक हो जाएगा, मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगा, कोई स्ट्रक्चरल जीन प्रोटीन या एंजाइम को नहीं बनाएगा। तो हमने बताया था हिस्टिडीन हमने बाहर से दे दिया तो वह जीन अक्रिय हो गया जो हिस्टिडीन का संश्लेषण स्वयं करता है। दूसरा हमने बात किया जब को-रिप्रेसर हिस्टिडीन हमने बाहर से नहीं दिया तो देखिए रेगुलेटर जीन के द्वारा क्या बना? इनएक्टिव रिप्रेसर। इनएक्टिव रिप्रेसर जब बना तो ऑपरेटर जीन ब्लॉक नहीं होगा। ऑपरेटर जीन ब्लॉक नहीं होगा तो मैसेंजर आरएनए का निर्माण होगा, और मैसेंजर आरएनए का निर्माण होगा तो स्ट्रक्चरल जीन के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होगा। क्लियर है? तो इस प्रकार दो बातें आपको क्लियर हो गई, समझ में आ गई बात। याद रखना कि जो रेगुलेटर ऑफ जीन या प्रोटीन संश्लेषण का नियमन या जीन का नियमन या ओपेरॉन मॉडल की जो संपूर्ण जानकारी है अभी प्रोकैरियोटिक में ही है। यूकैरियोटिक में अर्थात हम में जीन की क्रियाविधि का नियमन की खोज क्रमशः हो रही है। और एक बात तुम्हें बहुत अच्छे से समझना है कि जो बात समझ में नहीं आए वो प्रॉपर वे में पूछते रहो तो हमें भी मज़ा आएगा और तुम्हें भी मज़ा आएगा। मुझे आज तक बहुत कम फ़ोन आया है या कम मैसेज आए हैं कि मुझे ये बात समझ में नहीं आई। ओके।